नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब केवल मतगणना होनी है। 4 मई को परिणाम आएंगे। बाकी राज्यों के तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में चूंकि 2 चरणों में मतदान थे तो कल वो भी संपन्न हो गया। एग्जिट पोल्स भी आ गए, रस्मी तौर पर वो आते ही हैं जैसे ही मतदान समाप्त होता है, और 5 राज्यों के आए हैं। सबसे ज्यादा जो निगाहें लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई हैं, वो लगी हुई है पश्चिम बंगाल पर कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिस आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रचार किया, जिस आक्रामकता के साथ चुनाव आयोग ने वहां चुनाव कराए हैं, उसी आक्रामकता के साथ एग्जिट पोल्स के नतीजे भी पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जिट पोल्स ने कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर आ रही है। एग्जिट पोल्स ऐसा कह दे रहे हैं तो अब तो बहुत, चूंकि ये जो सेफोलॉजी होती है, एक महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है एक तरीके की, और अगर सैंपलिंग इसकी ठीक से की जाए तो आंकड़ों में जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम जो होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं होता है। यानी इतना ही हो सकता है कि 294 सीटों में जो आकलन किया जाए, अगर जो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। मेरी बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट से बात हुई है, उनके साथ मैंने रहकर उन चीज़ों को समझा भी है। हालांकि मैंने कभी सेफोलॉजी नहीं की है या ग्राउंड पर जाकर, लेकिन पत्रकारिता करता रहा हूं, तो सेफोलॉजी के तौर तरीकों को समझने के बाद एक अंदाज़ा हमें भी लग जाता है कि क्या कुछ ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है। और उसके आधार पर अगर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा अगर फर्क आता है तो 5% का प्लस माइनस का फर्क आएगा, या बहुत कह लीजिए तो आप 7% का, इससे ज्यादा का फर्क नहीं आता है। 2014 के पहले के तमाम आप अनुमानों को आप देख लीजिए, वहां पर बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे। सेफोलॉजी जैसी एक साइंटिफिक विधा ने भी अपने आप को सरकार के चरणों में इस तरीके से गिरा दिया है, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में अपने को इस तरीके से एक अपनी पूरी एक महत्वपूर्ण विधा को ही एक उसकी बलि दे दी है, जिससे अब इस पर भरोसा होता ही नहीं है। तो कई बार तो मुझे लगता है कि इन पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पर मैं देख रहा हूं कई जगहों पर, न केवल टेलीविज़न चैनलों पर बल्कि अखबारों में भी अब मानकर चला जा रहा है कि यही रिजल्ट आने हैं। जबकि हर चुनाव में ज़्यादातर जो ये इसके क्या कहते हैं कि अनुमान होते हैं ये एग्जिट पोल्स के, वो गलत साबित हो रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। हमेशा नहीं होते, लेकिन पिछले काफ़ी समय से, और इसलिए साबित हो रहे हैं। ये भी हम आपको बता दें, अगर ये प्रॉपर तरीके से किए जाएं तो अभी भी गलत नहीं साबित होंगे, क्योंकि ये तो डेटा साइंस है, आंकड़ों के आधार पर ये अनुमान लगाए जाते हैं, जो ऐसा हमने बताया कि स्टैटिस्टिक्स होता है। लेकिन ये सैंपलिंग कहीं नहीं की जाती। सैंपलिंग कौन करता है, क्या करवाता है? लेकिन आजकल पिछले काफी समय से जिस तरीके से अखबारों को हेडलाइन बता दी जाती है, टेलीविजन चैनलों को बता दिया जाता है किस टॉपिक पर आपको बहस करनी है, उसी तरीके से जब चुनाव परिणाम आने होते हैं तो चैनलों को भी बता दिया जाता है। बहुत सारे जो मशरूम ग्रोथ हो गई है एजेंसीज की जो एग्जिट पोल कराती हैं, इनमें से कई का तो नाम ही नहीं पता है, कहीं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन चुनाव के टाइम पर जब इलेक्शन होता है, पोलिंग हो जाती है, तो फिर ये दिखाई पड़ जाते हैं कि अच्छा, इनका भी एक अनुमान आया है। ऐसा ही एक अनुमान आया है जिसने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 208 सीटें 200 पार करा दिया है। इतना ज्यादा अनुमान तो मुझे लगता है अमित शाह भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि पहले ही चरण में उन्होंने कहा था 110 सीटें आएंगी। दूसरे चरण के बारे में उनको भी इतना नहीं अनुमान था या इतना आभास था कि इतनी ज़्यादा सीटें वो पा जाएंगे कि वो 200 पार कर जाएंगे, लेकिन उस एजेंसी ने उनको पार करा दिया है। तो होता क्या है कि इन एजेंसियों को भी एक आंकड़ा भेज दिया जाता है कि इसी के आधार पर आपको अपने सर्वे के नतीजे बताने हैं। उनमें कुछ लोग अपनी मौलिकता दिखाते हुए 10-5 सीटों का हेरफेर कर देते हैं, कुछ पोल परसेंटेज का हेरफेर कर देते हैं, और आखिरकार वो अपने थोड़े से अलग दिखने वाले नतीजे लाते हैं। लेकिन नतीजे सारे ऐसे होते हैं जो ये दिखा देते हैं कि हाँ, ये उसी अनुसार होते हैं जिस तरह के दिखाने के लिए उनको आंकड़े भेजे गए होते हैं सरकार की तरफ से।
एक आध कोई होता है एजेंसी, या तो वो जमीन पर जाकर करता है, या वो इनसे अलग कुछ अपने आंकड़े देता है, या वो इनके हिसाब से नहीं देता, वो खुद तय कर लेता है, तो उसके बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के करने वाले तुक्का किसी का भले लग जाए, लेकिन वो सही नहीं होने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया के आधार पर अगर कोई सर्वे होता है तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि इतना ही फर्क होगा कि कोई सर्वे एजेंसी बता रही है कि इसमें 194 सीटें हैं, तृणमूल कांग्रेस को सीटें आ रही हैं 200, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं 70-75 सीटें मान लीजिए, बाकी को और सीटें आ रही हैं। अब इनमें जब रिजल्ट आ रहा है तो तृणमूल कांग्रेस को अगर 200 बताया है तो ये 210 हो सकती हैं, 212 हो सकती हैं, या 190 हो सकती हैं, 188 हो सकती हैं। उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की 75 से 80 हो सकती हैं, 70 हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अगर वही बात सर्वे एजेंसी बता रही है तृणमूल कांग्रेस 200, भारतीय जनता पार्टी 75, और रिजल्ट आ जाता है कि भारतीय तृणमूल कांग्रेस पा जा रही है 225, 230, भारतीय जनता पार्टी पा जा रही है 60 सीट, 55 सीट, तो फिर इसका मतलब कि वो भी सही नहीं है। ये केवल 10-5 सीटों का हेरफेर हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, यानी जो हमने कहा कि 5 से 7% का। लेकिन जो ये तुक्के वाले भी लगाते हैं, इनका भी बहुत एक तरीके से कहिए कि इनके अनुमान से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है, तो वो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है, भले ही तुक्केबाजी में कोई एक दो सही हो जाए। लेकिन फिर कहूँगा कि अगर प्रॉपर वे में अगर किया जाता है, प्रॉपर तरीके से किया जाता है, सैंपलिंग की जाती है, और सैंपल में अलग अलग जगहों से अलग अलग समुदायों के, यह इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी टीमें लगी रहती हैं, केवल 2-4 लोगों के कह देने भर से नहीं हो जाता है। तब जाकर उनकी जब एनालिसिस होती है तो जो आंकड़े आते हैं वो बिल्कुल सही फिट बैठते हैं, और हम लोगों ने सही होते हुए आंकड़े बहुत सारे देखे भी हैं। लेकिन जब हो ही नहीं रहा है, कहीं बैठा कि किसी एक जगह पर अपने हिसाब से तैयार किया गया सर्वे आपको भेज दिया जा रहा है और उसी के आधार पर आप भी अपना छाप दे रहे हैं, तो उसमें फिर वैज्ञानिकता देखना, गणित देखना, या फिर प्रक्रिया देखना, इन सारी चीज़ों पर अपना दिमाग खपाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। बहरहाल बात करते हैं अभी जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, तो अगर 5 राज्यों को हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी चुनाव को लगातार देख रहा है, कवर कर रहा है, और पिछले उनके 2-4 चुनाव को कंपेयर कर रहा है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार लौटती हुई दिखाई पड़ रही है, उसमें कोई संशय नहीं है, और नतीजे भी यही आने वाले हैं। दूसरी बात यह है, एक पुडुचेरी छोटा सा राज्य है, वहां भी एनडीए गठबंधन की सरकार लौटने वाली है। हालांकि एनडीए का मुख्य पार्ट वहां पर कांग्रेस से ही टूटा हुआ धड़ा है, लेकिन वो एनडीए है, तो एनडीए वहां पर सरकार बनाने जा रही है। वो भी, उसमें भी कोई बहुत किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा स्टेट है केरल। केरल में चुनाव के समय से ही, और चुनाव के दौरान भी, और चुनाव के बाद भी कहीं कोई संशय नहीं है कि वहां पर यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो अच्छी खासी जीत हासिल कर रहा है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो 2 बार से लगातार सरकार बना रहा था, इस बार उसकी हार होनी ही होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। असम में भी हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार वहां पर, या कह लीजिए एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। काफी हद तक वहां पर पहले से ही तय है। बाकी चीजों पर हम बात नहीं करेंगे कि वहां इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कितने लोगों को निकाला, इन सब पर बातें हो चुकी हैं, और नतीजे अभी जो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो यही दिखाई पड़ रहे हैं कि वहां एनडीए की सरकार वापसी करती हुई दिखाई पड़ रही है बहुत आराम से। और एक बात और आपको बता दें कि असम में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल, उस पर आते हैं। पश्चिम बंगाल में भी बिल्कुल तय है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कुछ एक वीडियोस में पहले भी बताए हैं कि वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की वापसी होती दिखाई पड़ रही है, और बहुत आराम से दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई संशय नहीं है। यानी
ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की हैट्रिक लगाने जा रही है। अब इस हार में वो 2016 वाली सीटों पर जा रही है कि 2021 वाली सीटों पर जा रही है कि वो नए आंकड़े उसके आ रहे हैं या इनके बीच के आंकड़े आ रहे हैं या उसको पार कर रही है या फिर ऐतिहासिक रूप से कोई एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है कि वो 100 सीटें पार कर जाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार बनाती हुई वहां पर कहीं से नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये जितनी शोशेबाजी है, जितना प्रचार प्रसार है, जितना ये प्रचार तंत्र काम कर रहा है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह वहां पर डेरा डाले हों, चाहे वहां पर चुनाव आयोग अपनी सारी मर्यादा को उसने तार तार कर दिया हो, केंद्र राज्य संबंधों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया हो, इन सब के बावजूद वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही कहती है कि किसी भी कीमत पर तृणमूल कांग्रेस को रिप्लेस करना इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, यहां उतनी दो तरफा लड़ाई भी इस बार पश्चिम बंगाल में नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी पिछली बार लड़ाई में कहीं नहीं थे, सीटें भी उनको नहीं मिली और वोट परसेंटेज भी 3-4% के इर्द गिर्द रहा। लेकिन इस बार कांग्रेस भी 5-7% वोट पा रही है, उसकी सीटें भी निकल रही है और यही हाल लेफ्ट पार्टीज का भी है। यानी वोटों में और सीटों में सेंध वो भी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सीटें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के ही बीच बटेंगी, लेकिन एक बड़ा बंटवारा जो होगा इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारी वजह है उसके पीछे। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इतनी कोशिशों और इतना पूरा एक जैसे आप किसी दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ रहे हों, उस तरह की स्थितियां बनाने के बावजूद जो कुछ दिखाई पड़ा, जो वहां के लोगों के सेंटीमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो साफ दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को सरकार से हटाने की कोशिश कर रही है, सत्ता में आने पर वो क्या करेगी, ये डर भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों को वहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान किए हुए है। भाषाई अस्मिता, वहां की क्षेत्रीय अस्मिता और वहां की कल्चर, संस्कृति, इन सारी चीजों को लेकर एक आशंका बनी हुई है। बीजेपी ने उसको खत्म करने की चाहे जितनी कोशिशें की हों, वो दूसरे राज्यों में बीजेपी को नुकसान आगे चलकर खूब पहुंचाएंगी, लेकिन भारतीय जनता यहां पश्चिम बंगाल में उसका फायदा पहुंचाते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। तीसरी बात यह है कि जो वहां के जो सामाजिक समीकरण है, आप ये देखिए कि वहां करीब 30%, 27 से 30% के करीब, 2011 के आंकड़ों में 27% थे। ये माना जा रहा है कि मौजूदा स्थिति में वहां पर 30% मुस्लिम आबादी है। करीब 60 से लेकर 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तृणमूल कांग्रेस को इस बार लगभग कह सकते हैं कि 100% मुस्लिम वोट पड़ा है। मान लीजिए 100% नहीं भी पड़ा हो, 80 से 90% वोट भी अगर पड़ा है तो लगभग 24% के वोट का जो एक फिक्सेशन है, वहां से तृणमूल कांग्रेस अपनी शुरुआत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर रही है 0 से, यानी ये एक जो फिक्स वोट है उसका, वो उसके पास अपना है। वो कहीं नहीं बटा है, 2-4 सीटों पर कहीं बट गया हो, कांग्रेस के कोई उम्मीदवार मजबूत स्थिति में रहे हो, एआईएम ने भी वहां पर ओवैसी की पार्टी ने भी खड़े किए हैं, हो सकता है कुछ जगह पर उनको मिल गया हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये फाइट और ये मुस्लिम वोट जो है वो इंटैक्ट रहा है तृणमूल कांग्रेस के साथ। तो आप यहां 24-25% वोट से शुरुआत कर रही है जो पार्टी, और जो पार्टी 0 से शुरुआत कर रही है, उनमें अंतर समझ में आ सकता है, समझा जा सकता है। दूसरी बात ये कि हिंदू वोट जो वहां पर है, हिंदू वोट लगभग 70% है, और उन 70% वोटों में तृणमूल कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है कि वो बंगाल के हिंदुओं के आधे से ज्यादा वोट न ला पाए। और हम अगर कहते हैं कि मान लीजिए वो आधे वोट भी उसको मिल रहे हैं, यानी 70% का जो टोटल हिंदू आबादी है उसके अगर आधे वोट भारतीय जनता पार्टी को और आधे तृणमूल कांग्रेस को मिल रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कहां दिखाई पड़ रही है? 24% मुस्लिम वोट और 70% का आधा वोट ये। अब आप कल्पना करिए यहां ये है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हिंदू जो है वो 70% हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें और 25-30% ही हिंदू जो है वो केवल तृणमूल कांग्रेस को वोट दे दें। अगर ये स्थिति बनती है, उसी स्थिति में यह संभव है कि तृणमूल कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना पाएगी। लेकिन ये आज की स्थिति में हम इसको मुश्किल नहीं, ये असंभव वाली स्थिति है।
अभी असंभव को संभव करने में चुनाव आयोग अगर अपनी कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सच्चाई ये है। और जो चुनाव मतदान के दौरान भी जो स्थितियां मिली हैं तमाम तरह की के आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद, वो स्थिति यही दिखाई पड़ रही है कि हम अभी भी कह सकते हैं कि ये असंभव है, ये संभव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो वहां के सामाजिक समीकरण बता रहे हैं वो। एक बात और, एक दूसरे फेज में जो मतुआ समुदाय है और जिसकी 20-25 सीटों पर बड़ी अहम भूमिका है, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक मजबूत फैक्टर बना था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री चले गए थे पश्चिम बंगाल में, वहां मतुआ समुदाय को संबोधित करने के लिए। इस बार वो मतुआ समुदाय अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और मतुआ समुदाय ने भी तृणमूल कांग्रेस को वोट किया है। तो ये 142 जो दूसरे फेज की सीटें थी जहां चुनाव हुए, पिछली बार ही तृणमूल कांग्रेस को 123 सीटें मिली थी, यहां बीजेपी को केवल 18 सीटें मिली थी, उनमें भी इसको कम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये कहां से सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, मैं सर्वे एजेंसियों से पूछना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तविकता ये है। हां, तृणमूल, ये भारतीय जनता पार्टी ने मतों के ध्रुवीकरण की जबरदस्त कोशिश की, लेकिन मतों का ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में उतना ही हो पाया है कि उसको बहुत ज्यादा अगर हिंदू दे देंगे वोट, तो टोटल में पश्चिम बंगाल के सारे अगर हिंदू वोटर्स की बात करूं तो 30-35% या बहुत हुआ तो 40% दे देंगे। लेकिन इन 40% हिंदुओं के वोट दे देने से पश्चिम बंगाल में कुल कितनी सीटें मिल जाएंगी? हां, कहीं पर यह प्रतिशत अगर बढ़ गया है और मुस्लिम आबादी वहां कम है तो हो सकता है वहां पर वो सीटें निकल जाए, और इसी तरीके से 2021 में भी सीटें निकली थी। ध्रुवीकरण पिछली बार भी कम नहीं हुआ था। एक बात और, इसके अलावा भी तमाम समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। इनके वोट्स क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं? ये भी देखने वाली बात होगी। और जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस की 15 साल की सरकार थी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नाराजगी ना रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे पिछले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया है। नाराजगी थी भी, जमीन पर भी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उस नाराजगी के चलते लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, इस कदर भी नाराजगी पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई पड़ी है। और नाराजगी जो है वो कैसे डाइवर्ट हुई है कांग्रेस और लेफ्ट के वोट्स लेफ्ट की तरफ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। जो आखिरी महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की 15 साल के शासनकाल में जो उसकी अपनी योजनाएं थी, कैश योजनाएं भी थी, जो चुनाव के पहले भी कैश बांटे गए सरकारी तौर पर। रिश्वतखोरी है, हमारे और आप जैसे लोग इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन ये काम सब सरकारें कर रही हैं और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा ढोल बजाकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भी, महाराष्ट्र में भी, उसके बाद जितने हरियाणा में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह, चाहे बिहार में, खूब बांटे गए कैश। कैश बांटने को एक बड़ा फैक्टर बताया गया कि इसकी वजह से सरकारों की वापसी हो रही है। तो अगर इनकी वजह से सरकारों की वापसी हो रही है तो 1500 रुपए लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जो महिलाओं को ममता बनर्जी सरकार दे रही है, SC ST के लिए वो 1700 है, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 है, तो क्या उस योजना के कारण बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी को वोट ना देकर किसी दूसरे को दे देंगी? ऐसा नहीं है और ना हुआ है। वहां पर महिलाओं की जो संख्या है, महिलाएं 93% महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे रही हैं, लगभग बराबर। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। पश्चिम बंगाल में पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। पश्चिम बंगाल में कुल 6 करोड़ 82 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 3 करोड़ 48 लाख मतदाता पुरुष हैं और 3 करोड़ 33 लाख मतदाता महिलाएं, यानी दोनों की संख्या लगभग बराबर है। और वोटिंग परसेंटेज में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं, लगभग 94% महिलाओं ने वोट डाले हैं और 92% पुरुषों ने वोट डाले हैं। तो ये महिलाएं ममता बनर्जी से लाभान्वित हैं, बेनिफिशियरी हैं। उनसे बेनिफिशियरी होने के बाद वो बीजेपी को वोट डाल देंगी, ये कैसे संभव है? जबकि दूसरे राज्यों में जो बेनिफिशियरीज हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी को वोट कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ये ट्रेंड बता रहा है, उनके आधार पर हम ये कह रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कई और योजनाएं भी हैं,
कन्याश्री योजना है, रूपश्री योजना है जो शादी के लिए एकमुश्त 25,000 रुपए दिए जाते हैं, किसानों के लिए कृषक बंधु योजना है, तरुणेर स्वप्न योजना है, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। 11-12 क्लास के बच्चों को, छात्रों को लैपटॉप या उनको अगर वो स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, ज़रूरी होता है, उसके लिए उनको 10,000 रुपए की एकमुश्त मदद दी जाती है और 10,000 रुपए में कोई भी स्मार्टफोन आ जाता है और टैब वगैरह भी आ जाते हैं। नहीं आ जाता होगा तो 2-3 हज़ार रुपए वो अपने घर से लगा लेंगे उसको, यानी 10,000 रुपए की अगर एक मुश्त राशि उनको मिल रही तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना है, यानी हर वो व्यक्ति जिसके पास अपना कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, उस हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने की योजना ममता बनर्जी के पास है। तो उस ममता बनर्जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी मछली लेकर और मांस लेकर जा रही है कि आपको हम ये खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। इससे वो कितने प्रभावित हो जाएंगे वोट देने के लिए। और दूसरी बात ये, उन्होंने कह दिया कि हम महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। बाकी जगहों के आपके उदाहरण बता रहे थे पश्चिम बंगाल में लोगों को कि आपने कितने बांटे, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पंजाब, महाराष्ट्र में भी, बिहार में तो मान लीजिए अभी सरकार बनी है, अभी तो आप मुख्यमंत्री ही वहां बदल रहे हैं के बाद दो के बाद पता नहीं तीसरा भी आने वाला है या यही अब चलाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपकी योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी हैं उसको वहां के लोगों ने देखा है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। हाँ, जो एग्जिट पोल्स के जरिए 4 तारीख की सुबह तक, दोपहर तक हो सकता है कि कुछ न कुछ और खुश हो लें या किसी को खुश करने के लिए किया गया हो, या फिर इसके पीछे जो भी वजह हो, उन वजहों की भी हम लोग पड़ताल करेंगे कि आखिर सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा है, फिर भी बीजेपी को एग्जिट पोल्स जीता हुआ क्यों दिखा रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दीजिए।